नमस्कार। इस बार हमने पूरा सच के अपने इस प्रोग्राम को एक दिन लेट कर दिया क्योंकि मैं खुद कन्फ्यूज़ था कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करें। मोदी जी का लाल किले से भाषण हुआ, लंबा-चौड़ा भाषण था, एक-एक शब्द हमने नोट किया। फिर उसको हमें करीब 3 दिन लग गए एनालिसिस करने में कि ये है क्या? आप ज़रा सोचिए, देश का प्रधानमंत्री बड़े इमोशन में आके एक अपील करता है कि भाइयों-बहनों, मेरे मन में एक बात है, किससे कहें, कहाँ कहें? और तब वो कह देता कहता है, नारियों का अपमान बहुत गलत चीज़ है, इसे बंद होना चाहिए। कितना इमोशनल ये अपील है, कितनी इसमें भावना भरी हुई है, कितनी सबलाइन फीलिंग है देश के प्रधानमंत्री कि भाइयों-बहनों, मेरी एक पीड़ा है, एक दर्द है, किससे कहें? और फिर वो जनता से और वो पूरे समाज से अपने राष्ट्रीय उद्बोधन में वो कहता है। देश का प्रधानमंत्री जब ऐसी बात करे तो कितना दर्द होता है कि क्या इतनी गलती हुई। जब वो ये कह रहे थे उसी दिन बिल्किस बानो के बलात्कारी सरकार ने छोड़ दिए, जो आजीवन कारावास झेल रहे थे, वो अपराधी थे, प्रूवन अपराधी थे और वो सजा काट रहे थे। उनको रिमिटेंस कहते हैं, जो सरकार के पास पावर होती है सीआरपीसी के सेक्शन 432 में, उसके तहत सरकार ने उनको छोड़ा। शब्द ध्यान रखिएगा, सरकार ने छोड़ा। गुजरात सरकार ने, वहां की एक कमिटी डिस्ट्रिक्ट की होती है जिसका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चेयरमैन होता है, उसने छोड़ा। बात इतनी नहीं है कि सरकार ने छोड़ा, जब वो अपराधी 11 छूटने के बाद गए तो उनको माला पहनाई गई, ढोल नगाड़े बजाए गए, उनका महिमा मंडल किया गया। जबकि देश का प्रधानमंत्री यहाँ पे कह रहा था, एक पीड़ा है, एक दर्द है, महिलाओं का अपमान होता है। अब जरा सोचिएगा, कैसी थी पीड़ा, कैसा था ये दर्द कि महिलाओं का अपमान होता है। ये बात आपने कही, जबकि हकीकत ये है और उसके आगे भी कहा देश के प्रधानमंत्री ने, जरा गौर कीजिएगा आप लोग, उसमें कहा कि अजीब हालत है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम जब जंग लड़ रहे हैं और जंग लड़ने का ऐलान किया तो कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि भ्रष्टाचारी के जेल में बंद होने के बाद आने पे उनका महिमा मंडन करते हैं। शायद वो लालू या किसी के लिए कह रहे होंगे, या कांग्रेस के अध्यक्षा के लिए कह रहे होंगे, सोनिया गांधी के लिए। लेकिन वो अभी जेल नहीं गई है, अभी कोई सजा नहीं हुई है। लेकिन जिसके लिए भी कह रहे हो, वो कह रहे थे कि भ्रष्टाचारियों को जेल से छूटने के बाद जरा सोचिए, बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कार, 3 साल के बच्चे को मार देने वाले वो जो लोग थे, उनको आप न सिर्फ छोड़ रहे हैं, बल्कि उनकी सजा, बल्कि उनको महिमा मंडित कर रहे हैं, उनको मालाएं पहनाई जा रही। और कौन पहना रहा है? वो यही वर्ग है जो एक पर्टिकुलर सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो वो जैसे कि कोई देश पे दुश्मनों को फतह करके आ रहे हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारी, और एक नहीं थे, थे तो दर्जनों, लेकिन 11 को ये सजा मिली थी जिनको छोड़ा गया और उनको फूल माला, गार्लैंड, उनको मालाएं पहना के महिमामंडित किया गया। ये सब कुछ होता रहा, लेकिन किसी ने नहीं कहा भाजपा से या प्रधानमंत्री को तब दर्द नहीं जगा जब ये होना चाहिए था कि नहीं, बलात्कारी कैसे, महिला का कौन अत्याचार, नारी का अपमान किसने किया था? बिल्किस बानो को बलात्कार करने वाला क्या नारी का अपमान नहीं है? तो जब आपको ये दर्द होता है तो ये कैसा दर्द है जो कि नारियों के लिए दर्द है। आपको नारी का अपमान हो रहा है और ये बात उनके पीड़ा है, दर्द है। शब्दों को गौर कीजिएगा,
और इससे आपको कहा गया है कि आप उससे बचिए। लेकिन बिल्किस बानो का जो बलात्कारी है, उसको कोई ताज्जुब नहीं कि उसको टिकट भी दिया जाए और वो हमारे यहाँ गुजरात असेंबली में या देश की संसद में कानून बना रहा हो। आपने देखा ही बिहार में कुछ ऐसा ही हुआ है। बिहार में जिस आदमी को अपने जमानत के प्रेजेंट अटेंडेंस दिखानी थी कोर्ट में जाके, और वो भी अपहरण के केस में, बहुत संगीन केस में, वो अपराधी शपथ ले रहा था मंत्री पद की। इसको हम अगली बार आपको चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। लेकिन अभी हम प्रधानमंत्री के भाषण को ले रहे हैं। जरा सोचिए कितना बड़ा पैराडॉक्स है कि देश का प्रधानमंत्री कह रहा है एक पीड़ा है, और पीड़ा क्या है, नारी का अपमान हो रहा है, और उसी दिन उसी के राज्य में उसी की सरकार द्वारा बिल्किस बानो का बलात्कारी छोड़ दिया जाता है। और तब देश का प्रधानमंत्री कहता है कि देखिए भ्रष्टाचारियों को महिमा मंडित किया जा रहा है, ये बड़ी गलत बात है, लेकिन बलात्कारियों को महिमा मंडित किया जा रहा है, यहां सब कुछ सही। अब हम आते हैं मूल पे, ये हो क्यों रहा है देश में। जब तक आप इसको गहराई से नहीं समझेंगे, आप इस प्रजातंत्र में जो जकड़न बनी हुई है, और ये जकड़न किसी डिक्टेटर की नहीं है। एथेनियन डेमोक्रेसी में आज से 2500 साल पहले से ये चला आ रहा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी को अगर कोई खतरा है तो वो डिक्टेटरशिप से नहीं है, क्योंकि डिक्टेटर तो सबको सबके साथ वही करता है। नतीजा ये होता है कि एक बड़ा वर्ग उससे नाराज होता है और विद्रोह होता है। डिमेगोगी जो होती है, सियोन इसका एक्सपर्ट था, एथेंस का, और आप ताज्जुब करेंगे कि बहुत उसकी शिकायत हुई, लेकिन वो नेता बनता रहा, वो नेता पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी मिलती रही। और ये बात आज की नहीं है, बहुत पुरानी बात है। अब 2500 साल पहले एथेनियन डेमोक्रेसी में इस इसकी चर्चा थी कि क्लियोन जैसा डिमेगोग नहीं हुआ। लगातार इसमें अमेरिकन डेमोक्रेसी में भी ये मवाद बहुत बुरी तरह फैला है। डिमेगोगी एक बिल्कुल अलग चीज है। आज हम आपको इसके बारे में बताना चाहते हैं। ये किस्सा जो हमने बताया प्रधानमंत्री का, दो आचरण देखिए आप, अब इसके पीछे आइए। डिमेगोगी के एक परिभाषा, हालांकि इसकी हिंदी कोई शब्द नहीं, इसलिए मुझे माफ कीजिएगा कि मैं हिंदी का इसका तर्जुमा नहीं कर पा रहा हूं। 3 दिन से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि हिंदी में ये फेनोमेनन है नहीं। हम आज आपको पहली बार बताना चाहते हैं कि क्या है ये। और इसके बारे में रेनहार्ड लूथिन, ये काफी बड़े इतिहासकार हुए हैं, समाजशास्त्री भी हैं, उन्होंने कहा था, और डेमोगोगी की परिभाषा भी बहुत ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन जो हुई है वो बड़ी बढ़िया है। ये वो पॉलिटिशियन होता है, ये वो पब्लिक स्पीकर होता है जो कि महारत हासिल होती है इसको पब्लिक स्पीकिंग में। आपने देखा कि कोई प्रधानमंत्री 80-88 मिनट नहीं बोलता है लाल किले के रैम्पार्ट से, हमारे सिर्फ वर्तमान प्रधानमंत्री बोलते हैं। इसमें वो करता ये है कि अपने भाषण के कला में वो ऑडियंस को गजब का मिसमराइज करता है, एक भ्रम द्वंद में डाल देता है, एक ऑरा क्रिएट करता है, विरोधियों पर व्यंग करता है, और मुख्य मुद्दों पे कभी बात नहीं करता। आप याद कीजिएगा, मोदी जी ने कहा था कि 2022 में किसानों की आमदनी दूनी हो जाएगी। कभी आपने उसके बाद सुनी? दो इलेक्शन में ये चर्चा जबरदस्त रही, बुलंद रही, लेकिन उसके बाद कभी आप अब सुनते हैं कि किसानों की आमदनी का क्या हुआ? दरअसल तो वो घट गई है। तो ये लाल किले के रैम्पार्ट से, लाल किले की प्राचीर से ये चर्चा नहीं होती। ये इसका गुण होता है, डिमेगॉग का गुण होता है कि वो मुख्य मुद्दों पे चर्चा नहीं करता, वो धीरे से स्कर्ट कर जाएगा, ये इमोशन में लाता है, बड़े बड़े वादे करता है, जैसे कि सपने दिखाएगा। अच्छा, ये सपने जो दिखाए जाते हैं, इसका एक खास होती है कि ये जो बेसिक आपके एस्पिरेशंस है, मूल आपकी जो इच्छा होती है, ये उसको टच करता है। मान लीजिए कि कोई प्रधानमंत्री कह रहा है, भाइयों बहनों,
आपके बच्चों को वही पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, वही स्कूल नहीं होना चाहिए जो कि किसी धन्ना सेठ के बच्चे का होता है। बोलिए भाइयों बहनों, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप क्या कहेंगे? कौन नहीं चाहता कि उसका बच्चा बेहतरीन स्कूल में पढ़े? कौन नहीं चाहता उसका बच्चा खाना सब वो खाए जो कि किसी अंबानी अडानी का बच्चा खाता है? तो ये उस इमोशंस को टच करता है जो आपके फंडामेंटल एस्पिरेशंस होते हैं। ये उसका गुण होता है। वो बताएगा कि कैसे 25 साल में भारत महान बन जाएगा, और 25 साल का एक खाका भी खींच देगा। वो कल का नहीं बताएगा, वो नहीं बताएगा कि फसल बीमा फेल क्यों हुई, किसानों की आय घटी क्यों, वो ये नहीं बताता है। तो इसका दूसरा ये होता है पक्ष कि मुख्य मुद्दों पे नहीं आता, जनता के जो मूल वो होते हैं भावनाएं, उसको उद्वेलित कर देता है, लेकिन उस जनता के तार्किक रेशनल अप्रोच को वो कभी नहीं बढ़ने देता। वो वन ऑन वन बात करेगा और सिर्फ स्वयं बात करेगा। नतीजा ये होगा कि भाइयों बहनों, आपके बच्चों को वही शिक्षा मिले, वो गरीब के मुंह में वही खाना जाना चाहिए कि नहीं जो अडानी अंबानी के मुंह में जाता है। वो ये कहेगा, आपको अच्छा लगेगा सुन के। 10 साल भी नहीं मिलेगा, लेकिन हर व्यक्ति जो सुनेगा कहेगा बात तो बड़ी अच्छी कही। तो ये होता है आपके फंडामेंटल इमोशंस को टच करना और उसको टिटिलेट करना, उद्वेलित करना। अब इसके बाद क्या करता है कि वो चैनल्स ब्लॉक कर देता है जो कि कॉन्ट्रेरियन व्यू थे। उससे पूछे कि भाई वो जो किसान को दूनी आय का वादा किया था उसका क्या हुआ? आपने 2022 तक सबको घर देने का वादा किया था। आप बताइए कितने लोग फुटपाथ पे इस समय है, ये हम दिखा दें आपको? कितने लोग पुल के नीचे सोते हैं, ये आपको दिखा दें? तो ये आपके उन भावना को टिटिलेट करके निकल जाएगा, और हर बार हर तीसरे दिन टिटिलेट करता रहेगा नई नई भावनाओं। तो अब आप इसको, और वो चैनल ब्लॉक कर देगा जो काउंटर क्वेश्चन करे, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये बिल्कुल नहीं होगा। वैसे खैर आजकल होगा भी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि सारे उसके लोग होंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जानते हैं मीडिया किस तरह की है, तो सवाल कौन पूछेगा? और जो सवाल पूछा उठपटांग, उसको कॉलर पकड़ के बाहर कर दिया जाएगा। तो वो भी तरीका, उसको उस पर भी हम आते हैं। उसके बाद ये धार्मिक, नस्लवादी या वर्गीय पूर्वाग्रहों को उभारता है। बड़ी खूबसूरती से उभारेगा। वैसे होगा सबका साथ सबका विकास, लेकिन मुद्दा जब आएगा तो फिर वो वही चला जाएगा। भारत की रीढ़ को खराब कर रहे हैं एक ऐसा वर्ग जो काम नहीं करता। मान लीजिए अगर उसने कहा, तो आप इशारा समझ जाएंगे। तो ये इशारों में और कटाक्ष बहुत अच्छा करता है, ये उसका गुण होता है। तो ये धार्मिक, नस्लवादी या वर्गीय चरित्र को, आपके पूर्वाग्रहों को उजागर करता है। अच्छा, उसके बाद ये एक ऐसी आंधी होती है जो कि नैतिकता के सारे पैरामीटर तोड़ देती है, क्योंकि जनता मुतासिर हो जाती है, जनता की रेशनैलिटी खत्म हो जाती है। वो सारे जो रेशनल अप्रोच बनाने के पॉइंट्स होते हैं उसको खत्म कर दिए जाते हैं। नतीजा ये होता है कि मीडिया उसकी, जुडिशियरी में एक बड़ा वर्ग है जो, आप जरा सोचिए, आज एक जजमेंट हुआ है एक सेशंस कोर्ट में, जिसमें कहा गया है कि अगर एक महिला कपड़े सही नहीं पहनती है, उटपटांग पहनती है, तो अगर उसमें बलात्कार होता है तो दोष उसका नहीं है, क्योंकि उसने जमानत दे दी एक व्यक्ति को, जिसने कि एक महिला जो कुछ कपड़े कम पहने थी, ऐसा तो उसने उसको ग्रोप किया, उसके साथ छेड़खानी की। तो उसको जमानत देते हुए उसने कहा कि नहीं, खराब इस तरह के कपड़े पहनेंगी तो कोई भी काम उत्तेजित हो जाएगा। ये उसका तसव्वुर है, यही ऊपर तक जाता है। लिहाजा जुडिशियरी पर आप काफी कुछ नियंत्रण कर चुके होते हैं। तो उधर पार्लियामेंट आपका होता है, क्योंकि आप ब्रॉडर मास जो है उससे अपील करते हैं। ब्रॉडर मास से अपील करते हैं तो पार्लियामेंट आपकी। तो कानून से आप कहेंगे, बताइए साहब, पार्लियामेंट में भी चर्चा नहीं होने देते हैं, बताइए कोई वजह है? आज एक आपको लेख का किस्सा बताए। आज एक लेख लिखा गया है जिसमें कितना खूबसूरती से, वो भक्तों का अखबार है, देश का बड़ा अखबार है, सबसे बड़ा अखबार है। उसमें
तमाम भक्तों के लेख छपते हैं, तो उसमें एक छपा है कि बताइए साहब, इस देश को क्या हो गया है, जहां एक तरफ मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार के खत्म करना चाहते हैं, वहीं पे वो मोदी को खत्म करना चाहते हैं, मोदी की सत्ता को खत्म करना चाहते हैं। बताइए, और उसमें आगे लिखा है, क्या जनता क्या चाहेगी, भ्रष्टाचार खत्म करना या मोदी का शासन खत्म करना? जाहिर आंसर होगा भ्रष्टाचार। कितना सिंपल सा है, उस आर्टिकल में ये लिखा गया है, ये किसी भक्त ने लिखा है, और ये लिखा है कि मोदी भ्रष्टाचार करना चाहते हैं और विरोधी पक्ष मोदी को पॉलिटिकली खत्म करना चाहता है। तो मतलब ये कि देखिए कितना आसान सा है ये तर्क, कि बताइए मोदी जी भ्रष्टाचार पर क्रांति करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और कुछ लोग मोदी जी को हटाने में लगे, कितने भ्रष्टाचारी वो होंगे। ये उसमें तर्क दिया गया है। आप जरा सोचिए, डिमागोगी का इससे अच्छा नमूना क्या हो सकता है। सुनने में कितना अच्छा लगेगा कि बताइए मोदी जी भ्रष्टाचार, अरे मोदी जी 8 साल से हैं, ये पहली बार ब्रह्म ज्ञान आया है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का। तो जिस दिन उन्होंने कहा था कि हम वादा करते हैं सबका साथ सबका विकास, और जिस दिन जनता ने उड़ेल के वोट दिया था, उसी दिन ये कमिटमेंट था आपका। 8 साल लग गए आपको ये ब्रह्म ज्ञान आने में कि आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करना है। लेकिन ये भक्त नहीं पूछेगा। डिमेगोगी में एक ऐसा ऑरा क्रिएट किया जाता है जिसमें लेख भी उसी तरह आते हैं। तो और ये डिमेगोग जो होता है, ये इतना खूबसूरती से ये डिक्टेटर नहीं होता, ये चुनाव से आता है, जबरदस्त वोट लेके आता है, बस आपका कुछ करता नहीं है। तो डिमेगोगी इसी तरह के लेख लिखे जाते हैं। तो डिमेगोगी का को समझना जरूरी है। और चूंकि इसमें लोग नाराज नहीं होते हैं, नाराज कौन, अच्छा जो नाराज होगा उसको भक्त सड़क पे पीट सकते हैं। अगर ये एक्सपोज आप कर रहे हैं तो उसके भक्त सड़क पे पीट देंगे, और उसको ये जस्टिफाई माना जाएगा कि देखिए साहब, मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, ये आदमी मोदी जी का विरोध कर रहा है, कितना देशद्रोही है, ये कहा जा सकता है। लिहाजा हमें डिमेगोगी को समझना होगा, डिमेगोग को समझना होगा, बजाय हम मोदी को डिक्टेटर कहें या उनकी बातों से मुतासिर हो। हम सिर्फ आपसे यही अर्ज करना चाहते हैं कि आप इन बारीकियों को समझिए। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, इससे आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए, एक बार फिर से कहा गया कि 10 लाख नौकरियां दी जाएगी। जरा पूछिए कि जब 2 करोड़ का वादा किया था, जब चुनाव में आए थे, तो 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा किया था। 8 साल हो गए, नौकरियां घट गई, बल्कि बेरोजगारी बढ़ गई है। लेटेस्ट फिगर कह रही है कि लगातार, और ये 40 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी है। तो अगर आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, और फिर आपने अब नया वादा किया कि 10 लाख नौकरियां दे, पता चला इस पे करीब 54,000 रुपया आता है। सिर्फ ये गलती मोदी की नहीं है, ये प्रधानमंत्री की गलती नहीं है कि वो डिमेगोगी यूज करते हैं। नीतीश कुमार ने भी जैसे ही पाला बदला, तो हुआ कि अब तो लोग नाराज हो गए कि यार कैसा आदमी है ये, कभी उधर रहता है कभी उधर रहता है, लेकिन सत्ता में बना रहता है। तो नीतीश कुमार ने झोंक के जब शपथ ले रहे थे अब की बार, तो उन्होंने जबरदस्त वादा किया। वादा क्या था आप जानते, गांधी मैदान ऐसी जगह पे, और वादा क्या था, तेजस्वी यादव जो उनके साथ खड़े थे उप मुख्यमंत्री के रूप में, इन्होंने 2020 में नीतीश के खिलाफ अपोजिशन से वादा किया था, मतलब अपोजिशन में रहते हुए, कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे। तब नीतीश बाबू ने क्या कहा था, अरे बच्चा उसको कुछ मालूम ही नहीं शासन होता है, कितना खर्चा आता है 10 लाख नौकरी देने में, उसको कुछ मालूम मालूम है, ये उन्होंने कहा था। लेकिन खुद जब उसके साथ आ गए तो उन्होंने कहा 10 लाख नहीं देंगे, 20 लाख देंगे, जिसमें 10 लाख तो होगी प्राइवेट सेक्टर में और 10 लाख सरकारी नौकरियां होंगी। कोई नीतीश बाबू से पूछे कि आपको मालूम है 17 साल बाद की कितना खर्चा होगा। आपका बजट 2,37,00,000 का इस साल कर रहा है। 2,37,00,000 में रेवेन्यू कलेक्शन जो आपका था वो 1,90,00,000 रहा है, और आपको भारत सरकार को 54,000 इस पे हर साल खर्च करना पड़ेगा। आपको करीब 50,000 इस पे खर्च करना पड़ेगा। कहां से लाएंगे नीतीश बाबू?
क्योंकि ऑलरेडी आप 45,000 करोड़ पहले से दे रहे हैं। 4.5 लाख, आपके करीब 4.25 लाख कर्मचारी हैं, लेकिन आप उसको दूना और लाएंगे, 10 लाख नौकरियां देंगे। इस समय बिहार में 4.25 लाख लोग सरकारी नौकर हैं, टोटल 4.25 लाख है। सारा ले लीजिए तो पुलिस, सारा आप स्ट्रक्चर ले लीजिए तो 4.25 लाख है। लेकिन नीतीश बाबू ने जब पाला बदला तो जिस तेजस्वी को कहा था बच्चा उसको मालूम है कि 10 लाख नौकरियां क्या होती है, उसको मालूम है कितना खर्चा आएगा, वही नीतीश बाबू ने कहा नहीं 20 लाख देंगे। तो ये ढपोर संखी वादे होते हैं, ये भी डिमागोगी का एक स्वरूप है। कल कोई पूछेगा क्या इनसे कि कितने लाख नौकरियां दी? मोदी जी से किसी ने पूछा कि 2 करोड़ तुमने कहा था, 8 साल हो गए, वही सीना ताने तुम फिर बोल रहे हो अब की बार 10 लाख देंगे? किस तरह से ये होता है? पॉलिटिकल क्लास इतना बेवकूफ क्यों समझ रहा है? हम डिमेगोगी का इतना घटिया प्रदर्शन क्यों हो रहा है? अगर इनको आप गौर से देखेंगे तो समझ में आएगा कि कोई विकल्प नहीं है। इनको पहचानना पड़ेगा और पहचान के कहना पड़ेगा कि ना, अब की बार नहीं, अब की बार नहीं, अब तुमसे हम इतने ज्यादा नहीं चले जाएंगे। आप जरा सोचिए कि आप किसानों का वादा करते हैं और उस समय आप जब दो किसानों, भाइयों बहनों, किसानों के चेहरे को देखिए, उन पे खुशी आनी चाहिए। कितना इमोशनल टच होता है उसमें। क्या वो मुकम्मल होता है? क्योंकि आपका इंटरेस्ट इसमें है ही नहीं है। आपका इंटरेस्ट रोज नए वादे करना, और वो वादे ऐसे हो कि आदमी कहे वाह वाह साहब क्या वादा किया है, और तब आपको इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब सबसे हो जाता है तो लुम्पेनाइज्ड एग्रेसिव हिंदुत्व तो आपके सामने नहीं है। एक लंपटवादी आक्रामक हिंदुत्व आपका है। गवर्नेंस को आपने खत्म कर दिया है, उसका भगवाकरण कर दिया है। लिहाजा जो अफसर है आपका, वो आपका अफसर कैसा है? जो पुराने जमाने में होता था जिस जी मालिक, ये अफसर हमारा वैसा हो गया है। जी मालिक करता है और वो आप जो कह देंगे वो करेगा। आपके जो लुम्पेंस है वो जाके कलेक्टर के सीने पे चढ़ के कुछ भी करवा सकते हैं। लिहाजा ब्यूरोक्रेसी को आपने खत्म कर दिया, आपने गवर्नेंस का जो मॉडल है वो खत्म कर दिया। तो हमें डिमेगोगी को समझना पड़ेगा। जब तक हम इसको नहीं समझ, ये जो वादे मंच से कर रहे हैं इस पे अब आपको हंसी आनी चाहिए। आपको 8 साल हो गए हैं, क्या 8 साल में भी आपके समझ में नहीं आ रहा है कि ये सिर्फ वादे हैं? इनमें इनमें कुछ भी टेंजिबल नहीं है। आप जरा सोचिए, जिस दिन रैमपार्ट से अभी 4 दिन पहले जो बोल रहे थे उनमें से एक भी मुकम्मल हुआ? नारी का गौरव, आप करप्शन पे हेड ऑन कोलिजन। 8 साल बाद ब्रह्म ज्ञान आया कि करप्शन समाज को खाता है। सुनने में कितना अच्छा लगा। आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आते आते आपने कहा, हम लोग को भी अच्छा लगा कि भाई कोई नेता है जो कि राज्य और केंद्र को जोड़ के रखेगा। और एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नया अंग्रेजी में जुमला आया, उसको जुमले को अब आपने अब की बार चेंज कर दिया है कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सुनने में अच्छा लगेगा। तो आपको हर वो चीज, अब मोदी जी ने कहा क्या, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि हम भ्रष्टाचार खत्म कर पाए। हमने कब आशीर्वाद नहीं दिया था? हमने तो आशीर्वाद नहीं साहब, चरण छुए थे आपके कि जरूर खत्म कीजिए। आप हमसे आशीर्वाद मांग रहे हैं, अच्छा चलिए फिर दे दिया आशीर्वाद। आपको कितनी बार आशीर्वाद दिया है? लेकिन जब हम बोलेंगे तो यही कहेंगे हमें आशीर्वाद दीजिए, हम भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं। अगले बार हो जाएगा हमें आशीर्वाद दीजिए, हम आपके हर उस रोते हुए बच्चे की आंखों से आंसू पोंछना चाहते हैं, उसको वो रोटी देना चाहते हैं जो किसी भी धन संपन्न। और इधर आप क्या करिए कि गरीब अमीर की खाई बढ़ाते जाइए। चीख चीख के हम लोग कह रहे हैं कि रिच पुअर डिवाइड बढ़ रहा है, जिनी कोफिशिएंट पे आपकी इकोनॉमी खत्म हो रही है। 1% आदमी के पास 75% वेल्थ हो, और फिर भी हम सरकार में ये सब सुनते रहे कि गरीबों की आंख और आंखों में आंसू और आंसू पोंछ देंगे। क्या मजाक है? लेकिन उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। क्या आप अभी भी समझने की हालत में हैं
क्या इसकी एनालिसिस कर पाते हैं? जिस दिन आप ये कर लेंगे, प्रजातंत्र के लिए खतरा डिक्टेटरशिप नहीं है। चाइना में थी, विकास तब भी हुआ है। चाइना में जो भारत में खतरा है वो डिमेगोगी से है, जिसमें इमोशनल अपील करके जनता को लगातार मूर्ख बनाया जाता है। जिस दिन आप में ये सलाहियत आ जाएगी कि नहीं साहब, आशीर्वाद अब की नहीं देंगे, पिछला वाला करके दिखाओ जरा, पिछला वाला कर दिया क्या? जिस दिन आप ये पूछने लगेंगे, डिमेगोगी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मैं अपेक्षा करूंगा कि आप ये कोशिश करें कि डिमेगोगी से आपको बेवकूफ ना बनाया जाए। कोई डिमेगोग आपके सपनों को बेचना ना शुरू करे। जिस दिन आप ये कर देंगे, उस दिन शायद डेमोक्रेसी की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। पूरा सच में आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी और मुद्दे पे मिलेंगे। तब तक के लिए सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।